बायोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रोमोसोम को जो है वो गुणसूत्र बोला जाता है। तो गुणसूत्र क्यों बोला जाता है? तो गुणसूत्र का मतलब होता है कि जो ह्यूमन बॉडी होता है उसके अंदर का जो गुण होता है उसका इंफॉर्मेशन कौन देता है? तो उसका इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम देता है। तो गुणसूत्र का क्या काम होता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, ये क्या काम करता है? जो गुण होते हैं उसका इंफॉर्मेशन कौन देता है? तो गुणसूत्र देता है, यानी कि क्रोमोसोम देता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि अगर कोई एनिमल है, मान के चलिए कि कोई एनिमल है, अगर फॉर एग्जाम्पल कि कोई अगर काव है, तो काव का जो बेबी होगा वो काव ही होगा, गॉड तो हो नहीं सकता है या फिर हॉर्स तो हो नहीं सकता है। तो इसीलिए वो कौन डिसाइड करता है? तो वो क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि जो एनिमल है उसका जो बेबी हो वो उसी के जैसा हो। ये कौन डिसाइड करता है? तो ये गुणसूत्र डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन है तो हमारा जो आने वाला जेनरेशन होगा वो हमारे ही जैसा हो, ये कौन डिसाइड करता है? तो ये क्रोमोसोम डिसाइड करता है। और इसे टेक्निकल लैंग्वेज में जो है हम लोग जेनेटिक बोलते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में से टेक्निकल लैंग्वेज में इसे जेनेटिक बोलते हैं, यानी कि आनुवांशिक। इसे टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? जेनेटिक बोलते हैं, यानी कि आनुवांशिक। ठीक है, तो जेनेटिक में क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे ऐसी चीजें पढ़ते हैं कि जेनरेशन टू जेनरेशन कैसे ट्रांसफर होता है, ये सारी चीजें हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग क्या जान रहे हैं? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का मतलब क्या हो गया कि गुणसूत्र, हमारे अंदर जो गुण होता है वो आने वाला जो जनरेशन है वो भी उन्हीं के जैसा हो, ये कौन डिसाइड करता है? तो ये क्रोमोसोम डिसाइड करता है। और इसे टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? तो इसे टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग जेनेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम होता है वो कहाँ पे होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है? तो पहली बात तो ये सेल में दिखाई देता है। ये मान के चलिए कि ये सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस में दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? न्यूक्लियस में। ये हम लोग न्यूक्लियस बना लेते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्रोमैटिन होता है। कुछ आप लोग जब सेल का स्ट्रक्चर देखे होंगे तो उसमें आपको न्यूक्लियस के अंदर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर, मतलब कि धागे टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दिया होगा। वो क्या होता है? क्रोमैटिन फाइबर होता है। इसको क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बोलते हैं। ठीक है, यही क्रोमैटिन जब सेल डिवीजन होता है, यानी कि जब जो सेल होता है वो जब डिवाइड होता है एट द स्टेज ऑफ मेटाफेज, जब मेटाफेज स्टेज में सेल जो है वो डिवाइड होता है, तो उस टाइम जो ये क्रोमैटिन है वो क्या होता है? कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो क्रोमैटिन फाइबर है ये इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से हो जाता है, यानी कि कुछ मोटा सा इसका सिंगल स्ट्रक्चर होता है। ये आगे जाके जो है वो पेयर में होते हैं, लेकिन पहले हम लोग सिंगल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कुछ इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे जो है ये क्रोमैटिन हो जाता है, ये क्रोमैटिन होता है। और ये क्रोमैटिन क्या करता है? इसको दो भाग में बांटता है। ऊपर के भाग को जो है वो हम लोग पी आर्म बोलते हैं और नीचे के भाग को हम लोग क्यू आर्म बोलते हैं। ठीक है, क्यू आर्म बोलते हैं। तो जो क्रोमोसोम होता है वो कहाँ होता है? न्यूक्लियस में दिखाई देता है। जब एट द स्टेज ऑफ मेटाफेज जब क्रोमैटिन जो है वो डिवाइड करता है तो वो किसका रूप ले लेता है? क्रोमोसोम का रूप ले लेता है और कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। ठीक है, तो जो क्रोमैटिन है इसको दो भाग में बांटता है, क्रोमोसोम को, ऊपर का भाग और नीचे का भाग। ऊपर के भाग को क्या बोल रहे हैं? पी आर्म, और नीचे के भाग को क्या बोल रहे हैं? क्यू आर्म। ठीक है, तो ये जो पी आर्म और क्यू आर्म है इसको किस बेसिस पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं? तो इसको हम लोग लेंथ के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जो ऊपर का भाग होता है वो छोटा होता है, ऊपर का जो भाग होता है वो शॉर्ट होता है, इसलिए इसे पी आर्म बोला जाता है। और नीचे का जो भाग होता है वो लॉन्ग होता है, इसलिए इसे क्यू आर्म बोला जाता है। तो स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस में क्रोमोसोम जो है वो कैसे डिवाइड करता है। कि हम ह्यूमंस है, ठीक है, हम ह्यूमन का ले लेते हैं। तो ह्यूमन में
क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, जो क्रोमोसोम होता है उसकी संख्या कितनी होती है, तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। 46 क्रोमोसोम होते हैं जो कि पेयर में होते हैं, यानी कि 23 इसका पेयर होता है, जोड़ा होता है, ठीक है। 23 का इसका जोड़ा होता है। तो ये जो 46 क्रोमोसोम है, तो हमारा जेंडर क्या है, मेल और फीमेल, ठीक है। तो मेल में भी 46 क्रोमोसोम होगा और फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम होगा। तो ये ह्यूमन है और ह्यूमन में दो जेंडर होते हैं, एक तो मेल होता है, एक तो फीमेल होता है। तो मेल में भी 46 क्रोमोसोम होगा, फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम होगा, ठीक है। लेकिन जब किसी बेबी का जन्म होगा तो उसमें मेल का 46 और फीमेल का 46 दोनों मिला के तो नहीं, जो गुण आएंगे वो दोनों मिला के तो नहीं आएंगे, क्योंकि अगर 46 दोनों मिलाकर आता है तो जो गुणसूत्र होगा, जो क्रोमोसोम की संख्या होगी वो बहुत ज्यादा होगा और वो एबनॉर्मल बेबी होने का चांसेस होता है। तो यहाँ क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो डिवाइड करता है, ये पेयर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 46 है तो 46 का हम लोग 44 क्रोमोसोम लेंगे और दो क्रोमोसोम जो बच जाता है वो क्या होता है, मेल में क्या होता है XY और फीमेल में क्या होता है XX, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग 44 क्रोमोसोम लेंगे, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने 44 क्रोमोसोम लिया, यहाँ पे जो दो बच गया वो XY। ये जो मेल और फीमेल है, यहाँ पे भी दो भाग बढ़ता है, ठीक है। वो भाग कैसे बढ़ता है कि एक तो बढ़ गया ऑटोसोम, एक हो गया एलोसोम। फीमेल में भी ऐसे ही बढ़ता है, सेम होता है दोनों में, ठीक है। एक हो गया ऑटोसोम और एक हो गया एलोसोम, ओके। ऑटोसोम में क्या होता है, ऑटोसोम में 44 क्रोमोसोम आएंगे। ऑटोसोम में क्या हो गया कि 44 क्रोमोसोम आएंगे, ठीक है। 44 क्रोमोसोम आएंगे। फीमेल के भी ऑटोसोम में कितने क्रोमोसोम आएंगे, 44 क्रोमोसोम आएंगे। और ये 44 क्रोमोसोम क्या करते हैं, बॉडी का निर्माण करते हैं। जो बॉडी, जो हाथ है, पैर है, आईज है, ईयर है, हमारा जो अंदर का जो पार्ट है, इसका निर्माण कौन करता है, तो इसका निर्माण जो है वो ऑटोसोम करता है। यही जो 44 क्रोमोसोम है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, बॉडी का निर्माण कौन कर रहा है, ये ऑटोसोम कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, बॉडी का निर्माण कर रहा है, ठीक है, बॉडी का निर्माण कर रहा है। फीमेल में भी यही चीज होगा। अब जो एलोसोम है वो क्या करेगा कि दो क्रोमोसोम जो हमारा बच गया, ठीक है, तो जो दो क्रोमोसोम बच गया, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, दो क्रोमोसोम जो बच गया वो हमारा क्या होगा, इस मेल में XY, फीमेल में XX, ठीक है, फीमेल में XX। ये दो क्रोमोसोम जो बच गया, ये दो क्रोमोसोम क्या करता है, यही दो क्रोमोसोम जो है वो लिंग का निर्माण करता है। लिंग का निर्माण कौन करता है, तो एलोसोम करता है, ठीक है। लिंग का निर्माण कौन करता है, तो एलोसोम करता है। चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, क्योंकि 44 क्रोमोसोम इसलिए क्योंकि चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, सबका जो हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, वो तो सब बराबर होगा। तो इसलिए ऑटोसोम में 44 क्रोमोसोम इसमें भी आ रहा है, 44 क्रोमोसोम इसमें भी आ रहा है। जो एलोसोम है वो लिंग का निर्धारण करता है। तो इसी से जो है वो जेंडर बढ़ता है कि अगर कोई मेल है तो उसमें जो है वो पेनिस होगा, ठीक है, फिर चेस्ट आएगा, दाढ़ी आएगा, मूंछ आएगा, तो वो कौन डिसाइड कर रहा है, तो वो एलोसोम डिसाइड कर रहा है। और फीमेल है तो उनमें ब्रेस्ट आएगा, ओवरी आएगा, यूट्रस आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें कौन डिसाइड कर रहा है, तो ये सारी चीजें जो डिसाइड कर रहा है वो है एलोसोम, ठीक है। तो जो मेल है या फीमेल है, तो ये जो 44 क्रोमोसोम होता है, तो हम लोग सारी चीजें तो ट्रांसफर कर सकते हैं, अंदर का बॉडी पार्ट, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, ये सारी चीजें तो ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जो एलोसोम जो लिंग का निर्धारण कर रहा है उसको हम लोग नहीं बांट सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो आगे जाके फिर से डिवाइड होता है। इस 44 का जो है वो हम लोग 22 क्रोमोसोम लेंगे, इस 44 का भी हम लोग 22 क्रोमोसोम लेंगे। इसको अगर हम लोग प्लस करते हैं तो कितना हो गया, 44 क्रोमोसोम हो गया। अभी भी दो क्रोमोसोम बच गया है, दो क्रोमोसोम लेना है।
तो यहाँ से हम लोग एक क्रोमोसोम लेंगे और यहाँ से एक क्रोमोसोम लेंगे। एक क्रोमोसोम इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पे है XX क्रोमोसोम। तो अगर मान के चलिए हम लोग दो चीजें अगर एक जैसा ले तो गड़बड़ होने का चांसेस हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग एक ही चीज को लेंगे, एक एक क्रोमोसोम को लेंगे। यहां से अगर एक क्रोमोसोम लिए, यहां से अगर एक क्रोमोसोम लिए तो ये हो गया 2 क्रोमोसोम, ठीक है। अब अगर इसको प्लस करते हैं 44 और 2 कितना हो गया 46। तो 46 जो क्रोमोसोम होता है उसको तो हम लोग डिवाइड कर दिए, बट जो मेल और फीमेल जो गुण होता है वो कैसे बटता है वो देखते हैं। तो अगर यहां से अगर हम लोग X लेते हैं, अगर मेल के एलोसोम से अगर हम लोग X लेते हैं और अगर फीमेल के एलोसोम से अगर हम लोग X लेते हैं तो यहाँ पे जो बनेगा वो फीमेल बनेगी, यानी कि यहाँ जो बच्चा होगा वो गर्ल होगा। ऊपर लिख देते हैं, यहाँ जो बच्चा होगा वो क्या होगा गर्ल होगा, ठीक है। और अगर मेल के एलोसोम से हम लोग Y लेते हैं और फीमेल के एलोसोम से अगर हम लोग X लेते हैं तो यहाँ जो बेबी बनेगा वो क्या बनेगा मेल बनेगा। तो हम लोगों ने देखा मेल बनेगा। तो यहाँ अगर XX क्रोमोसोम आ रहा है तो क्या बन रहा है फीमेल, और अगर XY क्रोमोसोम आ रहा है तो क्या बन रहा है मेल, ठीक है। क्लियर हो गया। XX क्रोमोसोम आ रहा है तो क्या हो रहा है फीमेल और XY क्रोमोसोम आ रहा है तो क्या बन रहा है मेल। क्लियर हो गया। क्रोमोसोम हम लोगों ने देखा, इसे टेक्निकल लैंग्वेज में जेनेटिक बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं अनुवांशिक। ह्यूमंस में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है 46 होती है, और इसको पेयर में डिवाइड किया जाता है, और वो पेयर कितने का होता है 23 का होता है। मेल और फीमेल होते हैं, 2 जेंडर होते हैं, जिसमें कि दोनों में 46 क्रोमोसोम होते हैं, बट इसको डिवाइड किया जाता है और डिवाइड करने के बाद ये 44 का पेयर होता है, 44 में ये डिवाइड होता है 44, और ये जो 2 बच जाता है वो XY और XY, और यही जो XY या XX होता है ये जेंडर को बताता है। यहाँ पे भी 2 बढ़ता है, फिर ऑटोसोम एलोसोम होता है। ऑटोसोम क्या करता है बॉडी का निर्माण करता है, जिसमें 44 क्रोमोसोम होते हैं। एलोसोम क्या करता है ये जो है वो लिंग का निर्माण करता है, जिसमें 2 क्रोमोसोम होते हैं, और मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है, ठीक है। और इसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझ लिया, क्रोमोसोम को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझ लिया। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो को। तब तक जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।